भाई जब भी एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास जाता है तो वो इस उम्मीद के साथ जाता है कि जो भी उसकी दुख तकलीफें होंगी उनका समाधान होगा। ऐसे में कई बार हमें देखने को मिलता है कि जो डॉक्टर है उसकी नेग्लिजेंस की वजह से यानी कि उसकी लापरवाही की वजह से जो पेशेंट है उसकी जो तकलीफ है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एंड इन सम केसेस हम देखते हैं कि पेशेंट की डेथ तक हो जाती है। ऐसे में क्या है ये पूरा मामला मेडिकल नेग्लिजेंस का, क्या है एक पेशेंट के अधिकार एंड साथ ही में क्या डॉक्टर्स को भी कुछ अधिकार मिले हुए हैं, उन सब की बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। सो वेलकम टू स्टडी IQ, माय नेम इज चांद कुबा एंड अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें सोशल मीडिया पर तो इनमें से किसी भी साधन से मुझसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे जो शास्त्र हैं भाई उनमें डॉक्टर को जो है यहाँ पर भगवान यानी कि देवता का रूप यहाँ पर कहा गया है कि वैद्यो नारायण हरि, यानी कि डॉक्टर ही नारायण है, डॉक्टर ही भगवान है। तो जब आपने एक डॉक्टर को भगवान का रूप दे दिया तो एक चीज़ और भी समझ लें कि डॉक्टर के प्रोफेशन के अलावा शायद ही कोई ऐसा प्रोफेशन होगा जिसमें इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेवारी आती हो। ऐसे में जब डॉक्टर के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ ही गई है तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि डॉक्टर जब भी अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं तो ड्यू डिलीजेंस एंड केयर के साथ उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं। लेकिन ये भी चीज़ जान लेना ज़रूरी है कि भाई कोई भी व्यक्ति परफेक्शन क्लेम नहीं कर सकता, चाहे जितना मर्जी स्किल्ड व्यक्ति क्यों ना हो, उससे गलती हो सकती है। लेकिन जब एक डॉक्टर से गलती होती है यानी कि मेडिकल नेग्लिजेंस होती है तो उसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ता है? पेशेंट को भुगतना पड़ता है। मेडिकल नेग्लिजेंस में पेशेंट को माइनर इंजरी से लेकर मेजर इंजरी तक हो सकती है। इनफैक्ट कई केसेस में हमें देखने को मिलता है कि मेडिकल नेग्लिजेंस जो है एक पेशेंट की डेथ तक कॉज कर सकता है। ऐसे में हमें ध्यान रखना होता है कि पेशेंट्स के भी अधिकार हैं एंड पेशेंट्स को भी यहाँ पर जो है सफ़र करने का अधिकार नहीं है, बेसिकली उनको भी ट्रीटमेंट का अधिकार है, स्वस्थ होने का अधिकार है। अगर मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से पेशेंट को यहाँ पर सफ़र करना पड़ रहा है तो उसे जस्टिस देना भी ज़रूरी है एंड यहीं से अराइज हुआ कंसेप्ट मेडिकल नेग्लिजेंस का। अब एक चीज़ और समझ लें, हम मेडिकल नेग्लिजेंस में पेशेंट्स के राइट्स की बात करें उससे पहले ये भी समझ लेना ज़रूरी है कि हमारे जो कानून के निर्माता हैं वो बैलेंस्ड वे में बहुत ही प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर सोचते हैं। उन्होंने ये कतई नहीं एक्सपेक्ट किया एक डॉक्टर से कि जब डॉक्टर ड्यू डिलीजेंस एंड गुड फेथ में काम कर रहा हो तो वो 100% गारंटी के साथ काम करे कि पेशेंट जो है वो स्वस्थ हो ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर 100% गारंटी ले तो वो पॉसिबल ही नहीं है, डॉक्टर अपना प्रोफेशन छोड़ देंगे। इसलिए यहाँ पर हमने प्रोविज़न डाला IPC में सेक्शन 88 में। क्या कहता है प्रोविज़न जो कि डॉक्टर्स के फेवर की बात करता है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। इस प्रोविज़न को भी पढ़ूँ उससे पहले मैं एक एग्जाम्पल आपको याद दिलवाना चाहूँगा। हम अक्सर मूवीज़ में देखते हैं कि जब भी एक पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है कुछ सर्जरी के लिए तो डॉक्टर सबसे पहले उसे कंसेंट फॉर्म साइन करने के लिए कहता है एंड फिर उसके जो अटेंडेंट्स होते हैं उनसे भी वो कंसेंट फॉर्म साइन करवाया जाता है। बेसिकली उस कंसेंट फॉर्म का मकसद क्या होता है? उसमें कहा जाता है कि भाई मैं अपना काम यानी कि मैं जो तुम्हारी सर्जरी या इलाज करने वाला हूँ वो गुड फेथ में 100% डेडिकेशन के साथ करूँगा, उसके बावजूद भी अगर तुम्हें कोई नुकसान होता है तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। बेसिकली जो पेशेंट है वो यहाँ पर अपना कंसेंट दे देता है एंड डॉक्टर अच्छे से अपना काम करता है एंड अगर फिर भी पेशेंट को नुकसान होता है या उसकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पर डॉक्टर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। ये जो पूरा वाक्य मैंने आपको बताया, जो एग्जांपल दिया, ये सेक्शन 88 से अराइज होता है। सेक्शन 88 क्या कहता है? कहता है जी नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, यानी कि जो भी एक व्यक्ति कर रहा है दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरे व्यक्ति के कंसेंट से, सहमति से एंड जिससे कहीं पर भी ये इंटेंडेड नहीं है कि दूसरे व्यक्ति की डेथ हो, शैल नॉट बी एन ऑफेंस बाय द रीज़न कि वो जो दूसरा व्यक्ति है उसको यहाँ पर कोई नुकसान हुआ। तो जैसे कि मैंने कहा कि डॉक्टर आपसे कंसेंट लेकर आपकी कोई सर्जरी परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर इलस्ट्रेशन भी अगर हम देखें सेक्शन 88 की तो उसमें भी यही इलस्ट्रेशन लिखी गई है कि भाई अ सर्जन नोइंग दैट अ पर्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज डेथ टू Z who suffers under painful complaint but not intending to cause Z's death and intending in good faith Z's benefit performs that operation on Z with Z's consent. A has not committed any offense. So basically वही कि भाई जो A था वो सर्जन था, उसने Z की यहाँ पर शिकायत थी क्योंकि उसको दर्द था तो उसने यहाँ पर उसकी सर्जरी की, उसका कंसेंट लेके सर्जरी की एंड उसमें अगर उसकी डेथ भी हो जाती है तो A यानी कि जो सर्जन है उसने यहाँ पर कोई ऑफेंस नहीं किया है। अब कई सारे केसेस में हमें ये भी देखने को मिलता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति एक बाइक पे जा रहा था, बाइक पे जाते जाते वो गिर जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है। अब उस व्यक्ति को यहाँ पर हॉस्पिटल में लेकर आया गया। डॉक्टर को दिख रहा है कि अगर मैंने इसका इलाज नहीं किया समय रहते तो इसकी डेथ पक्की है, हो ही जाएगी, ये मर ही जाएगा।
लेकिन डॉक्टर को यह भी पता है कि मैं इसका कंसेंट नहीं ले सकता, एंड जो सर्जरी मैं करने जा रहा हूं उसमें भी चांसेस हैं कि इसकी डेथ हो जाए। अब ऐसे में क्या होगा? तो यहां पर भी ये बताया गया, सेक्शन 92 ऑफ आईपीसी में कहा गया कि अगर एक व्यक्ति, यानी कि मान लीजिए एक डॉक्टर का ही अगर हम एग्जांपल देखें कि अगर एक डॉक्टर किसी पेशेंट का इलाज करता है एंड वो जो पेशेंट है अपना कंसेंट देने की हालत में नहीं है, ना ही उसके पास कोई गार्जियन है, ना ही कोई अटेंडेंट है जिसका वो डॉक्टर कंसेंट ले सके, ऐसे में अगर डॉक्टर गुड फेथ में उस पेशेंट का सर्जरी या इलाज करता है और उस इलाज के कारण कोई डेथ या कोई हार्म हो जाता है, उसमें भी डॉक्टर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। वो हमें यहाँ पर बताया गया है सेक्शन 92 में। कहता है जी, एन एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन विदाउट कंसेंट, nothing is an offense by the reason of any harm which it may cause to a person for whose benefit it is done in good faith even without the person's consent। so basically वही बात जो मैंने कहा कि भाई डॉक्टर को पता है कि भाई मैं सर्जरी कर रहा हूं, उससे डेथ हो सकती है, लेकिन नहीं करूंगा तो पक्का ही डेथ हो जाएगी। वो जो केस है उसमें भी यहां पर जो है ऑफेंस नहीं माना जाएगा। एक इलुस्ट्रेशन से समझते हैं। कहता है जी, जी एक घोड़े पर सफर कर रहा था, सवारी कर रहा था, गिर जाता है, गिरते ही वो बेहोश हो जाता है। वहां पर एक डॉक्टर खड़ा था। डॉक्टर को पता चला कि भाई जी जो है उसके चोट आई है सिर में, एंड अगर उसकी ट्रिपेनिंग नहीं की गई, यानी कि उसके सिर में छेद करके सर्जरी नहीं की गई, तो ये पक्का मर जाएगा। ऐसे में डॉक्टर ने क्या किया, उसके सिर में छेद किया, ट्रिपेनिंग की, एंड उसके सर में छेद करने से उसको सर्जरी की। अब सर्जरी करने से क्या हुआ कि उसे कोई और बीमारी हो गई, जान तो बच गई लेकिन कोई और बीमारी हो गई। ऐसे में डॉक्टर जो है उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है, क्योंकि उसने हालांकि जो जी के बिना कंसेंट की उसकी सर्जरी कर दी, लेकिन डॉक्टर की जो इंटेंशन थी वो हमेशा से सही थी, गुड फेथ में उसने यहाँ पर ये सर्जरी परफॉर्म की। दूसरा एक यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। कहता है जी यानी कोई व्यक्ति है, उसको एक टाइगर पकड़ कर लेकर जा रहा है। अब टाइगर को जो देखा, एक मान लो आपने देखा कि आपके दोस्त को टाइगर पकड़ कर लेकर जा रहा है। आपने क्या किया, आपके पास बंदूक थी, आपने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए टाइगर के ऊपर शूट कर दिया। टाइगर आगे और ज़्यादा तेज था। उसने क्या किया, जैसे ही आपने गोली चलाई उसने आपके दोस्त को गोली के आगे कर दिया, एंड आपके दोस्त को गोली लगती है, उसको नुकसान हो जाता है या फिर उसकी डेथ भी हो गई मान लो। तो ऐसे में क्योंकि आपने दोस्त की जान बचाने के लिए टाइगर के ऊपर शूट किया था, जिसमें दोस्त की ही जान चली गई, तो यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी अंडर जो सेक्शन 92 आईपीसी जिसकी हमने यहाँ पर बात की। एक और एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो आप इन दो एग्जांपल्स को यहाँ पर देखिए। मान लीजिए एक घर में आग लगी हुई है। अब आग लगी हुई है, उसमें 4th फ्लोर पे एक व्यक्ति और उसके पास एक बच्चा है। अब उस व्यक्ति को पता चला कि बच्चे को अगर मैंने 4th फ्लोर से नीचे उन लोगों को नहीं फेंका जो कंबल पकड़कर नीचे खड़े हैं, तो बच्चा ऊपर जलकर मर जाएगा। तो ऐसे में एक व्यक्ति ने जो 4th फ्लोर पे था, जिसके पास बच्चा था, उसने क्या किया, बच्चे को नीचे फेंका उन लोगों के पास जो कंबल पकड़कर बच्चे को कैच करने के लिए खड़े थे। लेकिन नीचे वो लोग उस कंबल में बच्चे को नहीं पकड़ पाए और बच्चे की गिरने से मौत हो गई। ऐसे में जिसने बच्चे को फेंका था ऊपर से, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर नहीं गिनी जाएगी। तो ये अधिकार हमारे डॉक्टर्स को मिले हुए हैं आईपीसी में। बेसिकली ये जो प्रोटेक्शंस हैं ये आईपीसी में डॉक्टर्स को मिली हुई हैं। अब हम बात करते हैं नेग्लिजेंस की, यानी कि मेडिकल नेग्लिजेंस पर आए। फिर सबसे पहले नेग्लिजेंस हम समझ लेते हैं। अब नेग्लिजेंस होता क्या है? कहते हैं जी, नेग्लिजेंस का मतलब है डूइंग समथिंग which is not expected from a reasonable man or not doing something which is expected from a reasonable man in normal circumstances। मान लीजिए आप एक गाड़ी लेकर जा रहे हैं, एक बहुत ही टाइट सड़क है, बहुत ही भीड़ है, बाजार में आप जा रहे हैं। अब एक नॉर्मल मैन, एक नॉर्मल रीजनेबल पर्सन से ये उम्मीद नहीं की जाती है कि वो उस भीड़ी सड़क पर जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं बहुत ही तेज़ और रैश वे में ड्राइविंग करें। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो नेग्लिजेंस माना जाएगा, क्योंकि एक रीजनेबल, एक समझदार व्यक्ति वहाँ पर रैश ड्राइविंग या स्पीड में ड्राइविंग नहीं करेगा। इसी तरह से मान लीजिए जो ओमिशन के जो हमने बात की कि मान लीजिए आपसे ये उम्मीद की जाती है कि भाई जब भी यहाँ पर कोई मान लीजिए भीड़ है तो आपसे वहाँ पर ये उम्मीद की जाती है, एक रीजनेबल मैन से ये उम्मीद की जाती है कि भीड़ में वो अपनी गन निकालकर फायरिंग नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो वो नेग्लिजेंस माना जाएगा। अब मेडिकल नेग्लिजेंस क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए भारत में जो टेस्ट यूज़ होता है उसे बोलम टेस्ट कहा जाता है। अब बोलम टेस्ट में क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि भाई अ डॉक्टर इज नॉट नेग्लिजेंट इफ ही हैज़ डन would be endorsed by a responsible body of medical opinion
इन दी रेलेवेंट स्पेशलिटी एट दी मटेरियल टाइम, यानी कि डॉक्टर की जो नेग्लिजेंस है या जो डॉक्टर ने जो किया जिसकी वजह से एक पेशेंट को जो है वो हार्म हो गया, वो मेडिकल नेग्लिजेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा अगर his act is endorsed by the medical body or medical responsible body of medical opinion in relevant speciality। यानी कि मान लीजिए एक डॉक्टर ने यहाँ पर आपके हार्ट की सर्जरी की एंड उसकी वजह से किसी को हार्ट, मान लो किसी की हार्ट की सर्जरी की एंड उसकी डेथ हो जाती है। अब मेडिकल बॉडी से पूछा जाएगा कि भाई ये जो डॉक्टर ने काम किया क्या इसने ठीक किया। जो हार्ट स्पेशलिस्ट की मेडिकल बॉडी होगी अगर उन्होंने कहा कि यार बिल्कुल ठीक किया इसने, तो वो मेडिकल नेग्लिजेंस में नहीं आएगा। लेकिन अगर हार्ट स्पेशलिस्ट की जो बॉडी है उन्होंने कहा कि नहीं इसको ये नहीं करना चाहिए था, यहाँ पर कुछ और होना चाहिए था, तो ये मेडिकल नेग्लिजेंस में आ जाएगा। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी हैं मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अ मेडिकल प्रोफेशनल मे बी हेल्ड लायबल फॉर नेग्लिजेंस व्हेन he was not possessed of the requisite skill which he professed to have possessed। यानी कि जब वो कह रहा है मेडिकल नेग्लिजेंस कब माना जाएगा कि मैंने कहा कि भाई मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ लेकिन मैं हार्ट स्पेशलिस्ट था ही नहीं, तो यहाँ पर अगर मैंने अपने आप को हार्ट स्पेशलिस्ट बताते हुए किसी की सर्जरी कर दी तो ये मेडिकल नेग्लिजेंस में गिना जाएगा। साथ ही में क्या कहा, he did not exercise with reasonable competence in the given case the skill which he did possess। मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे जो है मैं किडनी स्पेशलिस्ट हूँ एंड आई एम गोइंग टू परफॉर्म द किडनी ऑपरेशन विद ड्यू डिलीजेंस। अब मेरे पास कॉम्पिटेंस है, यानी कि मैं किडनी का एक स्पेशलिस्ट भी हूँ और मैं एक व्यक्ति का इलाज भी कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं इलाज कर रहा था तो मैंने वहाँ पर केयर या ड्यू डिलीजेंस नहीं दिखाई, तो ये भी जो है मेडिकल नेग्लिजेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। ऐसे में जो पेशेंट हैं उनके पास दो तरह की यहाँ पर अधिकार मिलते हैं, यानी कि जो डॉक्टर जिसने यहाँ पर मेडिकल नेग्लिजेंस दिखाई उसकी दो तरह की लायबिलिटीज़ अराइज होती हैं। पहली है सिविल लायबिलिटी, दूसरी है क्रिमिनल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी में क्या होता है वो हम देख लेते हैं। कहते हैं जी डॉक्टर कैन बी हेल्ड लायबल अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा 2019 में अमेंड किया गया, जिसे उसके तहत आप जो हैं एक डॉक्टर को यहाँ पर लायबल ठहरा सकते हो अगर डॉक्टर ने आपके साथ यहाँ पर आपका इलाज करते हुए कोई लापरवाही बरती। हमें देखने को मिलता है यार, कई सारे केसेस हम देखते हैं कि डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति इलाज कराने गया, डॉक्टर ने हमारे पेट में, हमारे यहाँ पर कहीं पे भी बॉडी में तो वो सीजर छोड़ दिया, कोई मेडिकल इक्विपमेंट छोड़ दिया, कई बार तो टॉवल तक छोड़ दिया। तो समझ से बाहर हो जाती है कि यार डॉक्टर ने या मेडिकल स्टाफ ने ऐसा कर कैसे दिया, टॉवल निकल रहा है ना। सो बेसिकली अगर कोई ऐसी मेडिकल नेग्लिजेंस हो जाती है जिसकी वजह से आपको आपको हार्म हुआ हो या हार्म हो सकता है, तो ऐसे में डॉक्टर से आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। कंपनसेशन आप 50 लाख से कम की कंपनसेशन है तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। 50 लाख से लेकर 2 करोड़ तक की कंपनसेशन आप क्लेम कर रहे हैं तो स्टेट कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। एंड 2 करोड़ से ज़्यादा की कंपनसेशन है तो आप नेशनल कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जब भी आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कोई कंप्लेंट डॉक्टर के अगेंस्ट फाइल कर रहे हैं तो सबसे पहले तो केवल डॉक्टर को ही नहीं, उस हॉस्पिटल को भी पार्टी बनाओ जिस हॉस्पिटल में आपका इलाज हुआ। साथ ही में उस हॉस्पिटल के साथ साथ जितने भी डॉक्टर्स आपकी ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व थे उन सबको पार्टी बनाओ। उन सबका क्लियरली नेम मेंशन करो कि मिस्टर XYZ वाज द डॉक्टर, मिस्टर ABC वाज द डॉक्टर जिसने मुझे ये सलाह दी, वगैरह वगैरह। फिर आप यहाँ पर जो जितने भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उस कंप्लेंट में लगाओ। जितने भी आपके मेडिकल बिल्स थे, प्रिस्क्रिप्शन फाइल्स थी, डिस्चार्ज टिकट वगैरह, वो भी यहाँ पर लगाओ। साथ ही में ये भी बताओ कि भाई आप कंप्लेंट, क्योंकि आप कंप्लेंट बड़ी कर सकते हो, उसमें आप ये भी लिख सकते हो कि क्योंकि डॉक्टर की मेडिकल नेग्लिजेंस थी जिसकी वजह से मेंटल एगनी मुझे यहाँ पर मेंटल हरासमेंट मुझे झेलनी पड़ी। साथ में ये भी आप कह सकते हैं कि क्योंकि डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से मेरी बॉडी में यहाँ पर डिफॉर्मिटी आ गई, तो उसकी वजह से जो मेरा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट था, फ्यूचर में मैं 2 करोड़ रुपए कमाने वाला था, आप उसको प्रूव भी करोगे नो डाउट, बट आप यहाँ पर कह सकते हो कि मेरा फ्यूचर का जो इनकम है वो भी इम्पैक्ट हुआ, मेरी फ्यूचर की जो प्रोस्पेक्ट थी वो भी इम्पैक्ट हो गई। सो उन सभी ग्राउंड्स पर आप यहाँ पर जो है मेडिकल जो कंपनसेशन है वो यहाँ पर आप मांग सकते हो। साथ में एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखें कि जब भी एक डॉक्टर से आप कंपनसेशन मांग रहे हैं, यानी कि एक कोई ऐसी कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, तो उसे फाइल करने से पहले किसी और डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से सलाह लें, एंड ताकि आप ये इस्टेब्लिश कर सकें कि वाकई में मेडिकल नेग्लिजेंस जो है वो हुई है।
मेडिकल नेग्लिजेंस के बाद हम बात करते हैं क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ डॉक्टर की। अब क्रिमिनल लायबिलिटी भी यहाँ पर डॉक्टर की तय की जा सकती है, यानी कि क्रिमिनल आप एफआईआर भी डॉक्टर के ऊपर दर्ज करवा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर, तो यहाँ पे 304A IPC 304A में आप जाकर जो है यहाँ पर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। 304A क्या कहता है? कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। कहता है जी, whoever causes the death of a person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide shall be punished with the imprisonment of either description which may extend to 2 years or with fine or with both। यानी कि आप यहाँ पर डॉक्टर को जो है 2 साल तक की सज़ा भी दिलवा सकते हो, उससे फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है, या दोनों भी इम्पोज किए जा सकते हैं। क्या इसके अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं? तो हाँ, इसके अलावा भी आप कर सकते हो। आप यहाँ पर कंप्लेंट फाइल कर सकते हो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ एंड स्टेट मेडिकल काउंसिल के साथ भी। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट केस मैं आपके साथ लेकर आया हूँ, डिस्कस करते हैं। केस है जी बलराम प्रसाद डॉक्टर वर्सेस डॉक्टर कुणाल साहा। बेसिकली डॉक्टर साहा जो थे, ही वॉज NRI, USA के रेजिडेंट थे। वो इंडिया आते हैं, कलकत्ता में आए हुए थे। उनकी वाइफ की तबीयत बिगड़ जाती है, उन्हें हॉस्पिटल में यहाँ पर भर्ती करवाया जाता है। हॉस्पिटल में हुआ क्या? हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे उनकी मेडिकल नेग्लिजेंस होती है। वो दे फेल्ड टू प्रेस्क्राइब इंट्रावेनस फ्लूइड, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, फेलियर टू मेंटेन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ हाइजीन नहीं वो मेंटेन कर पा रहे हैं। मॉनिटरिंग उन्होंने अच्छे से नहीं की पेशेंट की, जिसकी वजह से इनकी वाइफ, डॉक्टर साहा की जो वाइफ थी, उनकी डेथ हो जाती है। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा अमाउंट यहाँ पे कंपनसेशन का डॉक्टर साहा को यहाँ पर अवार्ड किया। 6 करोड़ रुपीस से ज़्यादा का अमाउंट यहाँ पर कंपनसेशन के रूप में दिया गया। सो बेसिकली ये है पूरा कानून जो हमने डिस्कस किया। डॉक्टर के भी राइट्स हमने बताए, बट एट द सेम टाइम पेशेंट के क्या राइट्स बनते हैं, क्या क्या यहाँ पर पेशेंट्स के पास रेमेडीज़ हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्कस की। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।